क्या हाल माय क्लास 12th स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ अरुण शर्मा, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली आते हैं पॉइंट पे, शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। राइट, वन थिंग शुड बी क्लियर बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स। एक चीज क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। हाउ कैन वी डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का रूल नंबर 1, राइट हैंड थंब क्या बताता है? करंट। मैग्नेटिक फील्ड जहां फाइंड करना है ये है वो फिंगर्स। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हुआ? परपेंडिकुलर। वन सेकेंड, करंट जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड। इसका दूसरा रूल क्या था? स्क्रू रूल। करंट और ये रोटेटिंग फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट वन, हमें फोर्स निकालने का कौन सा तरीका आता है? एक तो ये वाला, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। लेफ्ट हैंड रूल क्या था? ये रूल बिल्कुल सही। इस रूल में हम लोग क्या देखते थे? फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। ये वो रूल हैं जिनके थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स को काउंट कर सकते हैं। एक और बात, कई बार न्यूमेरिकल जब आप कर रहे होगे तो आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कहाँ ढूंढते फिरेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट? बाकी सारी प्रॉब्लम तो एक तरफ, लेकिन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली प्रॉब्लम ये बड़ी टिपिकल। कहानी खत्म। आपको सीधा ध्यान रखना है, नाक के सामने नॉर्थ। कहीं भी बैठे हो आपका नॉर्थ तो यही है, नाक के सामने। ये आपका एक्यूरेट आंसर ला के देगा। क्या बताया? नाक के सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, राइट हैंड पे ईस्ट, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट। वंस अगेन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपके सारे आंसर वन शॉट में। क्लियर? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके अपोजिट करंट, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेगा उसी डायरेक्शन में करंट। 1 2 एंड 3। देखो, सिंपली जो हमें यूज करने हैं अपने टूल्स, उनके थ्रू अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो सामने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? एक कंपास निडल जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, वो निडल, राइट, इज प्लेस्ड अबव द, कहां पर रखा है? अबव द कंडक्टिंग वायर, यानी एक वायर के ठीक ऊपर। कहता है कि इफ करंट पास थ्रू द कंडक्टिंग वायर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट कहाँ जा रहा है? साउथ से नॉर्थ, राइट, साउथ से नॉर्थ। कह रहा है कि वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा। डिफ्लेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड। देखो, व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मुझे क्वेश्चन करना हो, सीबीएसई बोर्ड वाले भी बहुत अलग अलग तरह से घुमाते हैं। एक ये बात समझो, ये एक वायर है, इस वायर में पास हो रहा है करंट, कितना? आई। हमसे कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो। याद है बायो सेवर्ट लॉ? आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एंगल थीटा बनाते हुए क्या आता था फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला तो तुमको याद आ गया। अगर मैं कहूँ कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ निकालना है? मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ वायर पे, तब क्या? इस पे निकालूंगा तो ये एंगल कम होते होते कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 0। ये जो पॉइंट है ना जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो करंट की डायरेक्शन में ही आ गया। जिधर करंट वहीं पे वो पॉइंट, तो एंगल बना 0। और बहुत होशियार हो तुम तो, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इट मींस इस सिचुएशन में वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? 0। तो जब भी करंट कैरिंग वायर पर ही मैग्नेटिक फील्ड पूछे, आंसर आएगा 0। जरा अपने ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा। टूवर्ड्स द वेस्ट मतलब ही नहीं, ईस्ट मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं लग रहा तो वो डिफ्लेक्शन ही क्यों करेगा? सीधा ही पड़ा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है नो डिफ्लेक्शन, राइट। अच्छे से समझो, और कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए, अब एक दूसरा क्वेश्चन भी आपका इंतजार कर रहा है, उसको भी तो देखना है। चल भाई, जादू से दूसरा क्वेश्चन आ जा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट दे दी, राइट, अबाउट द ऑनस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑनस्टेड एक्सपेरिमेंट किसके लिए था? उसने बताया था कि जब भी
कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, करंट आता है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, बहुत सारी चीजें। पहला स्टेटमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप अराउंड इट। क्या एक वायर के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो एक सर्कल की फॉर्म में होता है? देखो, जैसा हमें याद आ रहा है, अगर ये वायर है और इसमें करंट पास हो रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना सकते हैं? अराउंड मतलब मैं देखता हूं ए और बी पे, एक हो गया लेफ्ट, एक हो गया राइट। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? ए पे देखो, करंट मुझे ए पे निकालना है, कहाँ गया ये? अंदर, राइट। तो इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है अंदर। और इसी को अगर मैं राइट हैंड रूल से अप्लाई करूं बी के लिए, करंट और मुझे निकालना है बी पे, कहाँ आ रहा है ये? बाहर, मतलब डॉट। इसका मतलब तो एक बात समझ में आई, यहां से लाइन ऑफ फोर्स बाहर आ रही है और यहां से अंदर, फिर घूम के ऐसे ही। तो बात तो ठीक है, जो हमारा करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड लाइन ऑफ फोर्स क्या बना रही है? क्लोज लूप। मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही कह रहा बंदा। स्टेटमेंट नंबर क्यू, दूसरा, द मैग्नेटिक फील्ड, वो बात कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज वीक नियर पॉइंट फॉर द कंडक्टर, यानी जो वायर के पास वाला पॉइंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगा कंपेयर टू द फार पॉइंट। तो मैं दो पॉइंट लेके जरा अपनी बात पे डिस्कशन कर लेता हूं। मैंने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया सी और एक पॉइंट ले लिया मैंने, देखो इसके पास एक पॉइंट ले लिया मैंने सी और एक ले लिया मैंने डी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? तो याद करो, एक फॉर्मूला होता था, मैग्नेटिक फील्ड नियर अबाउट द स्टेट करंट कैरिंग वायर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो डिस्टेंस के रेसिप्रोकल, जहां डिस्टेंस कम वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर ज्यादा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड सी पे मिलेगा ज्यादा एज कंपेयर टू डी। इज इट क्लियर? सी का डिस्टेंस कम है ना, तो वह मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, डी का डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, वह मैग्नेटिक फील्ड कम। तो ऑप्शन क्या बना? जो पहला स्टेटमेंट था क्लोज लूप बनाती है वो तो ठीक था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट था कि जो नियर पॉइंट होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, गलत। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ठीक और दूसरा गलत। तो कौन सा ऑप्शन ठीक सा लग रहा है? बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, गलत बात, ऐसा नहीं था। बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, ये भी गलत बात। पी इज ट्रू, क्यू इज फॉल्स, ठीक है। पी इज फॉल्स, क्यू इज ट्रू, नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा मिला? सी। देखो बोर्ड में इस बार ये जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है इन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और वन मोर थिंग, आगे तुम्हें कंपटीशन करना है, उसमें भी तो चार में से बेस्ट वाला ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे? हर चीज का इफ एंड बट उस पर काम करना शुरू कर दो, आपके चार में से बेस्ट ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे। फिजिक्स के अंदर सबसे मुश्किल चीज यही होती है। लगता इजी है कि पड़ोसी से पूछ के टिक मार दिया ABC, उसको बोलते हैं तुक्का लगाना, लेकिन तुक्के जीवन में हर जगह कामयाब नहीं होते, राइट। तो नोट करिए, फिर शुरू करते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास। आएगा 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 आने वाला अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें उसने क्या कहा है, हमारे सामने फिर एक सुंदर सा क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कहा गया है ए चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V, एक चार्ज पार्टिकल को V वोल्टेज से एक्सेलरेट किया, एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, राइट, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r, परपेंडिकुलर चल रहा है तो हमने पढ़ा है फॉर्म तो सर्कुलर ही बनाएगा। इफ V इज डबल, अगर हम उस पोटेंशियल को डबल कर दें, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी। अच्छा क्वेश्चन, पोटेंशियल डबल कर रहा है और रिलेशन ढूंढ रहा है रेडियस से। तो बच्चों वन थिंग शुड बी क्लियर, हमें ये पता होना जरूरी है कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ में परपेंडिकुलर चलता है वो क्या बनाता है? वो बनाता है एक सर्कुलर पाथ। और अगर सर्कुलर पाथ बनाता है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन
क्यू बी, इन पे ध्यान देना। ये आर तो है रेडियस, एम क्या है मास पार्टिकल का, वी उसकी स्पीड, क्यू उसका चार्ज, बी मैग्नेटिक फील्ड। वो वोल्टेज की बात करा, मेरे पास वी है। क्या करूंगा अब मैं, इस वी की वैल्यू को निकालूंगा। कैसे, सुना है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी स्पीड है। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के। वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, इसका कलर ही बदल देते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये है आपका वी पोटेंशियल, राइट, ये क्या हो गया वी पोटेंशियल। दैट्स गुड। तो चलो अभी तक जो समझ में आया उसके अकॉर्डिंग, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने निकाला स्पीड v को, कितना आया 2qv अपॉन m, वो भी रूट में। फाइनली मेरे पास स्पीड निकल के आ गई इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ये ध्यान रखना, ये है पोटेंशियल, राइट, और ये स्मॉल v क्या है, स्पीड। अब रिलेशन तो बन गया इनसे, क्या अब इसको उठा के यहाँ प्लेस करते हैं, तो एक रेडियस का नया फॉर्मूला मिलेगा। देखो कौन सा, r इज इक्वल टू m अपॉन क्यू बी। वट अबाउट द v, v की वैल्यू है रूट में 2q अपॉन m, और ये v जिसको हम अलग कलर से दिखा रहे हैं मतलब वोल्टेज। रेडियस का फॉर्मूला आपके सामने परफेक्टली तैयार, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, सुंदर सा दिखेगा। अंडरवुड में 2, देखो ये q अंदर जाके q स्क्वायर हो जाएगा, एक q से q कैंसिल। लिख के दिखाऊं, चलो लिख के दिखाता हूं, q फिर यहाँ पे आया ये m स्क्वायर, नीचे q स्क्वायर b स्क्वायर m, और ये साथ में वही वोल्टेज वाला v। ये बनेगा कुछ ऐसा फॉर्मूला, अंदर जाके सब स्क्वायर बदल जाते हैं ना। तो अब क्या आया रिजल्ट, r इज इक्वल टू अंडरवुड में 2, देखो एक q से q कैंसिल, यहाँ बचा q, एक m से एक m कैंसिल, फिर भी बचा m, और नीचे क्या बचा आपके सामने b स्क्वायर, m से एक m कैंसिल हो चुका है, फिर भी m, और साथ में अगेन वोल्टेज v। इस फॉर्मूले से क्या समझ में आया, इस फॉर्मूले से एक बात समझ में आई कि रेडियस और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी रूट में। अब वो कहता है कि अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर मैं वोल्टेज को डबल कर दूं तो कर दो भाई, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट में क्या आएंगे हमारे पास वोल्टेज, V1 अपॉन V2। सारी चीजें सेम थी, सिर्फ वोल्टेज में फर्क किया था, डबल करते हैं। देखो आंसर कितना आएगा, रूट में V1 तो V और V2 कितना हो गया 2V, कैंसिलेशन करो, रिजल्ट क्या है आपके पास, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, मीन्स R2 की वैल्यू आई रूट 2 R1, मतलब रेडियस पहले से रूट 2 टाइम ज्यादा। तो पहले का रेडियस कितना लेके चल रहे थे हम लोग R, अब कितना आ जाएगा रिजल्ट इसका, रूट 2 R। कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये रहा ठीक। एक अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास, नोट करो। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा वर्थ है, सीखने के लिए कुछ मिलता है, नोट करिएगा। फिर अगले क्वेश्चन के लिए भी हम लोग तैयारी करते हैं। दैट्स गुड। तो अभी यहां तक के क्वेश्चनों में तो शायद किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, अगर हुई हो तो उनकी दिक्कत का भी सॉल्यूशन जल्दी करेंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है फिर बात करते हैं, पहले क्वेश्चन स्टडी कर लें। उसने कहा एक नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन, दो चीजें हैं प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, पहले इन पर डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। हमें जो गिवन पार्ट है उसमें एक तो हमारे पास है प्रोटॉन और दूसरा इसका भाई है ड्यूट्रॉन, राइट। इन दोनों के बारे में उसने कहा है। तो जब उसने इतना कहा है प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। ईच हैविंग द सेम मोमेंटम, वेरी गुड, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, राइट, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम हो गया। फिर वो कहता है
एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, तो कैसे घूमेंगे, गोल गोल। एक बात समझ में आई कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दोनों परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं, इनका पाथ कैसा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर चल रहे हैं, इनका पाथ होगा सर्कल में। देन आगे, व्हाट वुड बी द, कहता है रेशियो ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय देम, उन्होंने जो सर्कुलर पाथ बनाए होंगे उनकी रेडियस का रेशियो बताओ। तो बच्चों सॉल्यूशन की जहां तक बात है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू बी, राइट। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, जरा इनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लें। प्रोटॉन का चार्ज क्यू, ड्यूट्रॉन का भी चार्ज होता है सेम क्यू, मतलब दोनों पे चार्ज सेम। प्रोटॉन का मास होता है m, तो ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है 2m, मतलब डबल, सीधा। और अगर इनमें रिलेशन समझ में आता है तो फिर तो बस काम खत्म। दोनों की रेडियस का रेशो ही तो चाहिए था, किस किस की, प्रोटॉन की और ड्यूट्रॉन की रेडियस का। देखो क्या क्या चीज कॉमन है, पहले उस पर काम करते हैं। दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में थे, सेम स्पीड से चल रहे थे, तो ये दो बातें तो खत्म। बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ये लेना पड़ेगा ना, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 400 उल्टा आ रहा है, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये एक इनवर्स रिलेशन बन गया। अब इनकी वैल्यू, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन की रेडियस, मास के बारे में क्या दिखाई दिया, प्रोटॉन का मास होता है m, तो ड्यूट्रॉन का मास होता है डबल 2m। अगर ड्यूट्रॉन के चार्ज की बात करें तो वो प्रोटॉन के बराबर चार्ज रखता है, मतलब क्या रेशो निकल के आया, मतलब कुछ नहीं, आंसर आ गया 1/2। इसका मतलब प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन की जो सर्कुलर रेडियस है उनका रेशियो होगा 1/2। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, स्पीड से क्वेश्चनों को ना 1 by 1 इस तरीके से सीखना जरूरी है कि आगे के लिए दिक्कत ही ना हो। इसलिए चाहे टाइम लगे, थोड़ा स्लो चलो बट मजबूत चलो। सुना है ना कछुए और, अगर बात करें खरगोश की रेस में तो कौन जीतता है, चलता तो खरगोश बहुत तेज है लेकिन जीतता कौन है, कछुआ। तो बेशक आप स्लो चलें बट स्टैटिक मोड में चलें कि अब हमें वापस देखने का मौका ही ना मिले, हम सिर्फ धीरे धीरे आगे ही बढ़ते रहें चैप्टर वाइज। धीरे धीरे आज हम मैग्नेट तक पहुंचे हुए हैं, ऐसी धीरे 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 करके सिलेबस खत्म, बट रिवीजन की नौबत ही ना आए, इतना अच्छा पढ़ के चलें, इसीलिए चाहे थोड़ा स्लो चलें। गुड, तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आया। ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू अ करंट फॉलोइंग इन द वायर। जो दो हमें एक शेप दी हुई है ना, वो जो शेप हमारे सामने है उसकी वजह से हमें क्या निकालना है, O पर मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी शेप और O पर मैग्नेटिक फील्ड, जरा इसको भी समझते हैं। इसमें जब मुझे O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा यहाँ पे, तो कैसे निकालूंगा, मेरे सामने दो चीजें आ रही हैं। एक एक तो ये छोटे छोटे से वायर है, राइट, दूसरा ये सर्कुलर पाथ है। इतने सारे पार्ट, नाम से बताऊं, एक तो हो गया ए से लेकर बी तक, और एक हो गया बी सी डी, और एक हो गया डी ई। ऐसे ही ई एफ हो गया, एफ जी एच हो गया, एच आई हो गया। इतने सारे पार्ट हो गए जिनकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहिए। कैसे निकालूंगा, बढ़िया क्वेश्चन। टेढ़ा मेढ़ा सीधा कैसा भी वायर हो, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें लगता है बायो सेवर्ट लॉ। क्या फॉर्मूला था बायो सेवर्ट लॉ का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, दूसरा आपने पढ़ा था सर्कुलर लूप वाला कॉन्सेप्ट, क्या समझाया था, अगर आपके पास लूप का थोड़ा सा पोर्शन है, मतलब पूरा सर्कुलर लूप नहीं है, सपोज इसका रेडियस a है, एंगल बना रखा है थीटा, करंट चल रहा है इसमें I, तो ये जो पूरे लूप का छोटा सा पार्ट है ए बी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो बताया था तरीका,
जो पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसको थीटा अपॉन 2 पाई कर लो, राइट। यहाँ पे पूरे सर्कल की वजह से क्या आता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, और ये रहा एंगल थीटा अपॉन 2 पाई। मुझे दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, तब मेरे पास आंसर आएगा अपने इस शेप का, राइट। अब मैं कैलकुलेशन कैसे करूं, तो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 उठाता हूं, ठीक है। तो पहले हम लोग इन्विटेशन दे रहे हैं ए बी को, तो जो हमारा ए बी है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो पे फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा। इसमें जो साइन थीटा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थीटा होता किस किस के बीच का एंगल था, थीटा था करंट कैरिंग वायर और उस पॉइंट के बीच का एंगल जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मतलब अगर मेरे पास ये वायर है और ये करंट है, मुझे यहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो थीटा कितना हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन और वो पॉइंट दोनों एक ही जगह है, तो थीटा हो जाएगा 0, राइट। करंट भी इस डायरेक्शन में और वो पॉइंट भी इसी डायरेक्शन में। तो अगर थीटा 0 होता है तो साइन 0 0, और साइन 180 भी 0, ये बहुत बढ़िया था। इससे क्या मालूम पड़ा कि अगर मैं निकालूंगा ओ पर मैग्नेटिक फील्ड ए बी की वजह से, देखो यह है करंट की डायरेक्शन ए बी में, और यह है वो पॉइंट, करंट भी उसी डायरेक्शन में जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जहां निकाल रहे हो वो पॉइंट और करंट की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। देखो ये रही करंट की डायरेक्शन और वो पॉइंट भी आगे मिल गया, तो एंगल कितना बना, 0। और एंगल 0 होते ही मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, 0। ए बी का कोई रोल नहीं है। दूसरा मैं निकालता हूं ई और एफ की वजह से। ई एफ में भी क्या है भाई, ये रही करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में आगे, जहां निकालना है वो भी आगे। फिर से एंगल कितना बना, 0। साइन 0 0, तो ये भी कितना देगा आंसर, 0। ये बेचारे ए भी और ई एफ, ये तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में कोई योगदान नहीं कर रहे। अब बात आती है, बचा कौन सा, डीई। हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड डी ई। पहले मैं इन्हीं को निपटा रहा हूं, डीई को। ये डीई का क्या रोल है, करंट देख रहे हो आगे जा रहा है, लेकिन वो पॉइंट कहाँ है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पीछे। करंट आगे, वो पॉइंट पीछे, तो दोनों में कितना एंगल बना, 180। बायो सावर्ट लॉ लगाऊंगा और साइन 180, फिर से 0। साइन 180 रखते ही पूरा मैग्नेटिक फील्ड 0। तो इसमें डीई का भी रोल खत्म। मैं बात करता हूं एच आई की। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहा हूं मैं एच और आई पे, कितना आएगा देखो एच आई पे। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट आगे, फील्ड निकालना है पीछे। ये भी कितना एंगल बना रहा है, 180। कितना आया, 0। करने को एक क्वेश्चन में वन शॉट में भी कर सकता था, लेकिन आपको ये सारी चीजें समझ में आनी जरूरी है कि हमें अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जितने भी फैक्टर होते हैं सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो और फिर डिसाइड करो क्या करना है। ये तो खत्म। अब नंबर आया किसका, बी सी डी वाले फैक्टर का, बहुत बढ़िया। तो हम निकाल रहे हैं बी सी डी वाले का। इसने कितना एंगल बना रखा है, ये तो हाफ सर्कल है, 180 का एंगल। चलो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ये वाला। कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न 1, करंट आई, रेडियस कितना है इसका, स्मॉल आर, थीटा कितना है मेरे पास 180 यानी पाई, डिवाइडेड बाई 2 पाई। क्या बचेगा आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन 2। 2 और 2 4 कर दें, ये भी सही है यार, एक ही बार झंझट ही खत्म। कितना आंसर आएगा, 4। पाई से पाई कैंसिल, राइट। म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ये हो गया किसकी वजह से, ऊपर वाले पोर्शन की वजह से। और डायरेक्शन कहाँ होगी, करंट जा रहा है ऊपर, आपको निकालना है नीचे। ध्यान से सुनो, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हो आप, नीचे। तो करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है नीचे, तो डायरेक्शन कहाँ हुई, अंदर। समझ में आया, करंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है नीचे, तो कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन, अंदर। मतलब इतनी वैल्यू के साथ इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्लियर।
लेकिन अभी क्या रह गया, मैग्नेटिक फील्ड निकालना रह गया एफ जी एच की वजह से। ये वाला पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देगा, कितना देगा, वैल्यू तो सेम आएगी, सेम प्रोसीजर, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। डायरेक्शन कहाँ होगी, करंट चल रहा है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस बार ऊपर, करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, कहाँ आएगा ये, बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ हो गई, बाहर। इंटरेस्टिंग बात, इतने सारे फैक्टर निकाले, 4 हो गए जीरो, 2 हो गए इक्वल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी बी सी डी का मैग्नेटिक फील्ड माइनस एफ जी एच का मैग्नेटिक फील्ड, और जब दोनों इक्वल हैं तो आंसर क्या मिलेगा, गोल गोल जीरो। यानी आंसर क्या आया, ऑल ओवर पूरी कैलकुलेशन के बाद, इतनी मेहनत के बाद ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आएगा जीरो। नोट करिए, फिर शुरू करते हैं आगे। गुड, अगला क्वेश्चन जंप करते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, सुंदर सा, उसमें कहा गया है ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का, जिधर भाग रहा हो ना करंट भी वहीं भाग रहा है, तो अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, चलो प्लस एक्स में चल रहा है, एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वाई में, करंट चल रहा है एक्स में, पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो पहले बाल को कुछ चीजें ध्यान से समझो, ये हमारे सामने स्क्रीन, ड्रॉ को एक मिनट के लिए भूल जाओ, कुछ चीजों को ध्यान से समझना। ये हो गया मेरे पास प्लस एक्स, ये हो गया मेरे पास प्लस वाई, और जेड कहाँ गया इसका, बाहर। 3D होता है ना, एक्स राइट हैंड पे, वाई ऊपर प्लस का, और जेड आ गया बाहर। अब कोई पूछे कि माइनस वाई कहाँ है, तो देखो माइनस वाई होगा आपका, पहले माइनस एक्स समझो, ये होगा माइनस एक्स, माइनस वाई कहाँ होगा, नीचे, माइनस जेड कहाँ होगा, अंदर। इज इट क्लियर, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड आपकी तरफ, और माइनस जेड स्क्रीन की तरफ अंदर। अब इस क्वेश्चन में जैसा उसने कहा उसको थोड़ी देर छोड़ो, अपने हिसाब से समझाते हैं। जैसा उसने कहा उसको हम कैप्चर करते हैं। उसने कहा आपके पास है एक अल्फा, ठीक है, वो अल्फा कहाँ आ रहा है, प्लस एक्स में, तो ये लिया मैंने अल्फा, और इसको भेज दिया, कहाँ पे भेज दूँ इसको, प्लस एक्स डायरेक्शन में। ये हमारा जब अल्फा प्लस एफ डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा ऐसे, तो करंट भी तो ऐसे ही मिला, ये तो हो गई करंट की डायरेक्शन, जस्टिफाई प्लस एक्स में जहां अल्फा चल रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है, वाई में, तो ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। अब क्वेश्चन बन गया कि फील्ड कहाँ, बढ़िया, आपको मालूम है लेफ्ट हैंड रूल भी पता है, राइट हैंड रूल भी पता है, कोई सा भी लगा लो। पहले लेफ्ट हैंड, चलो लेफ्ट हैंड ट्राई करते हैं भाई। देखो इसमें कहा गया फादर मदर चाइल्ड, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर प्लस वाई में, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं फादर मदर चाइल्ड, ये क्या बता रहा है, करंट को, और ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करके दिखाना है ना, कहाँ देखो, मैंने इसको हाथ को ऐसे घुमाया, फोर्स जा रहा है ऊपर थंब की डायरेक्शन में, ये वाली फिंगर बता रही है करंट को, और जो मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर है वो कहाँ आ रही है, अंदर, फोर्स करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी माइनस जेड। अगर इसी को राइट हैंड से निकालना होता तो कैसे करते, राइट हैंड का रूल मालूम है ना, करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, करंट का यार आपका प्लस एक्स में, तो हमें करंट की डायरेक्शन क्या दिखानी चाहिए, प्लस एक्स। फोर्स का लग रहा है हमारा, फोर्स लग रहा है हमारा वाई में ऊपर, करंट फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड का आ रहा है अंदर, अंदर मतलब माइनस जेड। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर ये आया कि इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, माइनस जेड में। इज इट क्लियर, कहाँ पे, माइनस जेड। चलो एक और काम खत्म, माइनस जेड को हम लोग कैसे दिखाते हैं, माइनस के कैप से भी। ये हुआ आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं ऐसे, ध्यान से समझो, नोट करो, तब तक दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, राइट, उसको भी तो निपटाना है। चलो भाई बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे काम करते हैं।
उसने कहा है हमसे द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वाउंड नियर द वाउंड टू बी द मेटल फ्रेम। मेटल के फ्रेम के ऊपर कॉपर का वायर लपेटाया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। क्यों? देखो, कॉपर का वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा था स्मूथली, आपने उस करंट की वैल्यू को एक्सटर्नल सोर्सेज से या तो जीरो से इंक्रीज किया या इंक्रीज से थोड़ा सा जीरो किया, यानी आपने मेन करंट की वैल्यू में कुछ चेंजेस किया। तो जो उसमें करंट फ्लो हो रहा था उसने बनाया फोर्स कपल, लेकिन साथ साथ उसमें क्या जनरेट हो गया? एडी करंट। एडी करंट क्या करता है? वो एडी करंट आपके मेन करंट की वैल्यू को ही चेंज करने की कोशिश करता है, क्योंकि कहते थे ना, लेंज ने बताया था द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज लाइक दैट दे अपोज द कॉजेज व्हिच प्रोड्यूस इट। तो इस लॉस को कम करने के लिए हम लोग एल्युमिनियम का हम लोग मेटल का फ्रेम लेते हैं और उसके ऊपर कॉपर की वायर लगाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ठीक आया? रिड्यूस हिस्टेराइसिस, मतलब ही नहीं। सेंसिटिविटी, नो। इंक्रीज मोमेंटम, नो। प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, यानी इसको कम से कम करने के लिए लॉस को हम लोग यूज करते हैं मेटल का फ्रेम। राइट? चलो, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ फटाफट जम करके। भाई ऐसे क्वेश्चन बोर्ड वालों को बड़े पसंद आते हैं, ड्रॉवर वाले। तो इसको समझो। कहता है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताना है एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में जो v स्पीड से चल रहा है चार्ज पार्टिकल, उस पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला पहले ये निपटाते हैं। तो हमें मालूम है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था। फोर्स का फॉर्मूला होता था F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, वो डिपेंड करता था चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। जिसमें चार्ज ही नहीं होगा क्या फोर्स लगेगा? क्यों लगेगा? पर न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा ये डिपेंड करता था स्पीड पे। तो क्या जो रेस्ट में है उस पर फोर्स लगेगा? नहीं, क्योंकि रेस्ट में स्पीड जीरो। डिपेंड करता था मैग्नेटिक फील्ड पे। तो क्या जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है उस पर फोर्स लगेगा? नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है उस पर फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि बी जीरो है। थीटा, क्या अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है तो फोर्स लगेगा? नहीं, पैरेलल के लिए तो एंगल हो गया जीरो और साइन जीरो जीरो। बाकी अगर कोई परपेंडिकुलर चल रहा है तो सबसे ज्यादा फोर्स, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो गायब। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ध्यान से सुनो। उसने कहा एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक आपके पास अल्फा पार्टिकल है, मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी, और तीनों के तीनों इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं। एंटर करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इनटू द पेपर एज शोन, जिसकी डायरेक्शन हमें पेपर में दिखाई गई है। राइट? कहता है कि ये बताओ ट्रेस द पाथ, जो पाथ है वो ट्रेस करो, किसका? जिस पाथ को ये फॉलो करेंगे। अब तुम्हारे लिए एक कॉमन सी बात बता दूं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, यानी जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलता है तो वो गोल गोल घूमता है, सर्कल बनाता है। तीसरी बात, इसके अलावा अगर वो किसी भी एंगल पे चलता है तो क्या बनाता है? हेलिकल स्प्रिंग। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। राइट? तो जरा ध्यान से देखो, जो आपको सामने दिया गया है मैं उसी में आपको पाथ ट्रेस करके दिखा रहा हूं। पहले हमें दिया हुआ है सबसे पहले नंबर पे अल्फा। क्या है ये हमारे पास? अल्फा पार्टिकल। ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिखाई दे रखा है? अंदर। राइट? क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। अब मुझे निकालना है फोर्स कहाँ लगेगा। राइट हैंड रूल सफिशिएंट है, यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्लस अल्फा होता है, तो जहां अल्फा चलेगा वहीं करंट, तो इसलिए थंब तो हो गया हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। अल्फा हो गया मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल है। राइट? तो अल्फा पॉजिटिव है और वो चल रहा है आगे, तो ये हो गया करंट। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स का लगा ऊपर। राइट? इसी को जरा लेफ्ट हैंड रूल से समझे एक बार। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया, अल्फा इधर जा रहा है तो करंट भी इधर, फोर्स का लगा ऊपर। ये हैंड हमने यूज किया, फिंगर इनसाइड में, करंट इधर तो फोर्स ऊपर। अगर फोर्स ऊपर लग रहा है तो ये ऐसे करके गोल गोल घूमने की कोशिश करेगा। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है वहां तो सर्कल जाएगा, उसके बाद सीधा भाग जाएगा। राइट?
तो इनने बनाया लगभग हाफ सर्कल सा। ये है हमारा न्यूट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है? नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, इसलिए क्या इस पे फोर्स लगेगा? नहीं। और अगर इस पे फोर्स ही नहीं लगेगा तो ये जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलता जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन। इसका पाथ कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन। तीसरा बचा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, फोर्स तो लगेगा। इलेक्ट्रॉन चल रहा है आगे, तो करंट कहाँ आ रहा होगा? पीछे, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। अब मुझे निकालनी है फोर्स की डायरेक्शन। पहले राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर, करंट चल रहा है इधर, अपोजिट कर दिया मैंने। देखो कैसे दिखाया मैंने, यहाँ पे समझना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर और थंब क्या बता रहा है? करंट को। तो फोर्स का लगा नीचे। एक बार और देखते हैं, फिर से समझो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये फिंगर अंदर, और ये जा रहा है करंट, तो फोर्स का लगा नीचे। इसी को लेफ्ट हैंड वाले रूल से समझो, ये वाला। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स का लगा, देखो ऐसे करके ना ऐसे घुमाना है, फोर्स का लगा नीचे। ये कौन से रूल से है? लेफ्ट हैंड से। इट मींस ये घूमेगा कुछ ऐसे ऐसे। क्लियर? तो ये है आपके तीनों चार्ज पार्टिकल के पाथ की डायरेक्शन, जैसा आपसे पूछा गया था। और मैंने जस्टिफाई भी कर दिया रीजन क्यों। तो अच्छे से नोट करो ताकि फिर अगले क्वेश्चन पे काम करें। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहा गया है ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, यानी ये हो गया हमारे पास m, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कहता है आगे प्लेस विद 30 डिग्री। कितना एंगल बना रखा उसने? 30 डिग्री, जो हमें गिवन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। कितना? इतना। ये क्या गिवन है मुझे? टॉर्क। अब वो आपसे क्या पूछने जा रहा है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई? आपने पढ़ा है टो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था m b साइन थीटा। आपको तो क्या निकालना है? b। क्या बनेगा? टो अपॉन m साइन थीटा। वैल्यू प्लेस करने की कोशिश करो। टॉर्क की वैल्यू 0.063, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0.9, और साइन 30, की वैल्यू 1/2। तो 0.063, 0.9, साइन 30 की वैल्यू 1/2। सॉल्यूशन कैसे करोगे? 3 1, मतलब नीचे इंक्रीमेंट हुआ 10 की पावर 2 का। ठीक है, 9 से कैंसिलेशन करो, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2। तो आंसर आया 14 इंटू 10 की पावर -2। ये क्या निकाल लिया आपने? मैग्नेटिक फील्ड। इतने टेस्ला। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में कहता है इन विच ओरिएंटेशन द बार मैग्नेट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भाई देखो, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। स्टेबल तब होगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा होगा, और पैरेलल के लिए एंगल कितना होता है? 0। तो स्टेबल कंडीशन में एंगल 0, इट मींस वो अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो कर रहा है। अनस्टेबल कब हो जाएगा? उल्टा कर दो, 180। राइट, नोट करो बहुत तेजी से। इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन पे काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट। राइट, उसने कहा है द मैग्नेटाइज्ड नीडल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है भाई? फिर से, ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता था m, ये हमें गिवन है। राइट, प्लेस्ड एट 30 डिग्री एंगल। कितने एंगल पे रखा है? 30 डिग्री, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा हमें? ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेट द टॉर्क। अरे ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन हो गया। अभी अभी आपने करा था टॉर्क का फॉर्मूला m b साइन थीटा। राइट, क्या करना है? m की वैल्यू उठाओ, 4.8 इंटू 10 की पावर -2, b यानी मैग्नेटिक फील्ड 3 इंटू 10 की पावर -2, और व्हाट अबाउट द साइन?
साइन हो गया 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1/2। अभी क्या करना है, कैंसिलेशन, कितना हो गया 2.4, 3 से मल्टीप्लाई करो 2.4 को, 3 4 जा 12.1, 6 और 1 7, पावर -4 यूनिट न्यूटन इनटू मीटर, राइट। ये हो गया सुंदर सा क्वेश्चन टॉर्क का, ज्यादा पावरफुल नहीं था, मजा नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ कह रहा है, इसने कहा है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा है। पहले जो कह रहा है उस पर काम करो। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है, हमारे पास ड्यूट्रॉन है, हमारे पास अल्फा है। इन तीनों के बारे में आपको एक खास बात पता है? चलो मैं बताता हूँ। चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज अगर Q है तो ड्यूट्रॉन का भी Q होता है, लेकिन अल्फा का 2Q, जस्ट डबल। मास की बात करते हैं, प्रोटॉन का मास अगर M तो ड्यूट्रॉन का 2M होता है और अल्फा का 4M। ये इनमें रिलेशन है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को करने में, इसलिए पहले निपटा दिया। अब वो क्या कहता है आगे, एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दोनों तीनों पे सेम वोल्टेज लगाया गया है। आपसे कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। ठीक है, कंपेयर क्या करना है, काइनेटिक एनर्जीज को। अरे ये तो एकदम हलवा। काइनेटिक एनर्जी को कैसे कंपेयर करोगे, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है वर्क डन के, और वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये बड़ा वाला भी क्या है, पोटेंशियल। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालो, तो कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का रेशो, यही कर देते हैं। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की, काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी अल्फा की, तीनों का रेशो। वोल्टेज सब में कॉमन था, उसका तो मतलब ही खत्म। तो क्या लेना चाहिए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ अल्फा। प्रोटॉन का चार्ज P, ड्यूट्रॉन का चार्ज P, अल्फा का चार्ज 2P। एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि रेशो देख लो Q Q Q 2Q, मैंने PP कर दिया, उसमें क्या है। तो क्या आएगा आंसर इसका, 1:1:2। ये है इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो। फिर आगे भी कहता है, उसने कहा इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर, जो आपके पाथ थे, डिस्क्राइब बाय द प्रोटॉन इज 5, प्रोटॉन की रेडियस कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, तो डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द पाथ डिस्क्राइब बाय ड्यूट्रॉन एंड अल्फा। अब घुमा रहा है, उसने कहा प्रोटॉन का रेडियस है 5, तो बाकी का रेडियस निकालो। चलो इसे भी निपटाते हैं, कैसे देखते हैं कि पहले रिलेशन क्या बना रहे हैं हम। उसने हमें से जो जो कंडीशन दी है उसको फॉलो करते हुए एक का रेडियस दे दिया, रेडियस का फॉर्मूला mv/qb, बट प्रॉब्लम फिर वही आती है, v तो है ही नहीं हमारे पास। v कैसे निकालोगे, पता है आपको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v², और वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये बड़ा वाला v किसे बता रहा है, पोटेंशियल को, राइट। तो हम क्या करते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं इससे, 2qv/m। ये मैंने स्पीड काउंट कर ली इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, उसको ऊपर प्लेस कर देते हैं। यहां से नया फॉर्मूला निकालने के लिए m/qb, रूट में ये रहा स्पीड की वैल्यू कितनी है, 2q, v फॉर वोल्टेज अपॉन m। जरा इसको सिंप्लीफाई करो, देखो m अंदर जाएगा, एक m से m कैंसिल, 2 तो चलो ठीक है, अभी एक m ऊपर बचा, राइट। वोल्टेज पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। ये q अंदर जाएगा, q², एक q से q कैंसिल, v अंदर जाएगा v²। ये रेडियस का फॉर्मूला बन गया। अब जैसा उसने कहा कि इन सब के लिए वोल्टेज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो इनकी रेडियस का रेशो निकालो। कैसे निकालेंगे इनकी रेडियस का रेशो, ध्यान से देखो,
रेडियस का रेशो निकालने के लिए प्रोटॉन की रेडियस, आपका ड्यूट्रॉन की रेडियस और अल्फा की रेडियस, तीनों का रेशो एक साथ क्या आएगा? देखो सब में रूट है, कट गया कॉमन लेके, तो बच्चा क्या? देखो पहले में आया प्रोटॉन के लिए, मास कितना है प्रोटॉन का? m। प्रोटॉन का चार्ज कितना है? q। m अपॉन q हो गया, क्योंकि 20 सेम है और आपका वोल्टेज सेम है, कट गया। अल्फा के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए कितना आया? देखो ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है? डबल, चार्ज q। अल्फा के लिए मास 4m, चार्ज 2q। तो ये रेशो आ कितना रहा है? देखो फिर से एक बार, m अपॉन क्यू, m अपॉन क्यू, m अपॉन क्यू, तीनों में से कैंसिल, बचेगा कितना? 1/√2 रेशो √2। 1/√2 1/√2 के रेशो में आ रहा है। मतलब अगर मेरे पास प्रोटॉन का रेडियस है तो जो ड्यूट्रॉन का रेडियस होगा वो प्रोटॉन के रेडियस का √2 टाइम हो जाएगा। मेरे पास जो अल्फा का रेडियस होगा वो भी प्रोटॉन के रेडियस का √2 टाइम हो जाएगा। और आपको प्रोटॉन का रेडियस तो पता है ना, 5। तो इसका आंसर कितना आया? 5√2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 5√2 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, वर्थ भी है, नोट करो। गुड। तो इसी बात पे एक नया क्वेश्चन आपके सामने शुरू करते हैं, जिसमें कहा गया है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक हमारे पास प्रोटॉन था, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में एंटर करते हैं स्पीड v से और परपेंडिकुलर। तो मतलब कैसे घूमेंगे वो? गोल गोल सर्कुलर पाथ पे। कहता है शो द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बोथ पार्टिकल। ये तो भाई पहले ऐसा हो गया। ये देखो प्रोटॉन चल रहा है अंदर ऐसे, अगर प्रोटॉन ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में है, तो रूल के अकॉर्डिंग ये होता है करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कहाँ चला जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और जिधर प्रोटॉन उधर करंट, तो फोर्स का लगा ऊपर, मींस ये ऐसे जाएगा। पहला। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या राय है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है आगे तो करंट चलेगा पीछे, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स का लगेगा इस पे नीचे, ये गया नीचे। ये तो हो गई इनकी ट्रेजेक्टरी पाथ, एक पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस। जो इनकी रेडियस का रेशियो होगा वो, अरे इसमें क्या, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? mv/q/p। आपको रेडियस निकालना है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, यही तो बात है। चलो ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेडियस का रेशियो कैसे आएगा? गौर से सुनना, जो चीज कॉमन है उन्हें पहले कैंसिल करते हैं। जैसे स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पे चार्ज भी तो सेम ही होता है, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ इनका मास, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 10 की पावर -27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 की पावर -31 kg। सॉल्यूशन ट्राई करो, ये होमवर्क है, और बताना आंसर कितना बना। राइट, फटाफट से देखो क्या आंसर आता है। गुड। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझना। उसने कहा एक सर्कुलर कॉइल n टर्न्स है उसमें, और डायमीटर कितना है? स्मॉल d। कितना करंट रखती है वो कॉइल? I कॉइल में करंट है, n टर्न है, डायमीटर d। फिर वो कहता है इसको रिवॉन्ड किया, तो दोबारा से खोल दिया, तार को सीधा कर दिया, एंड रीवॉन्ड टू मेक अनदर कॉइल, एक दूसरी कॉइल बनाई जिसका डायमीटर कितना था? 2d, इस बार बड़ा कर दिया, करंट अब भी उसमें आई है, रिमेनिंग द सेम। कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम पहले वाली कॉइल में और बाद वाली कॉइल में। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मैग्नेटिक मोमेंटम होता क्या है? मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m=n/i_a। गौर करना, पहले वाले वायर में और दूसरे वाले वायर में मैग्नेटिक मोमेंटम का जब आप रेशियो निकालोगे, क्या क्या नया मिलेगा? नए नंबर ऑफ टर्न
करंट तो सेम है, और इनका रेडियस पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, यही तो होता है एरिया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, m1 अपॉन m2, n1 अपॉन n2, पाई से पाई कैंसिल, यानी r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, राइट। अब हम चलते हैं अपनी वैल्यूज निकालने के लिए। एक बात तो समझ में आ रही होगी, जब कॉइल को खोल के सीधा किया, वापस नया एक सर्कुलर लूप बनाया, तो क्या लेंथ बदली होगी वायर की? नहीं, लेंथ में तो कोई फर्क पड़ने वाला था ही नहीं। तो जो लेंथ थी पहले कॉइल की, वही लेंथ बाद में भी रहेगी। और लेंथ क्या होती है? सर्कमफ्रेंस 2 पाई r जो पहले था, और जो नंबर ऑफ टर्न थे आपके पास, राइट। सेम 2 पाई r2 इंटू n2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। पहली बार रेडियस कितना था आपके पास? डायमीटर था d, तो रेडियस कितना हो जाएगा? d बाई 2 का मल्टीप्लाई बाई n1, नंबर ऑफ टर्न थे उसके। दूसरी बार में कितना आएगा? पाई कट चुका है। r2 की वैल्यू कितनी की उसने? 2d तो करा डायमीटर, तो 2d अपॉन 2 इंटू n2। मैं यहां से n2 निकालता हूँ। n2 की वैल्यू कितनी हुई देखो, ध्यान से समझना भाई n2 की वैल्यू को, बढ़िया क्वेश्चन है। d से d कैंसिल, नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल, एक बार में समापन। तो n2 हो गया n1 बाई 2। अब मेरे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब इन वैल्यूज को हम लोग इसमें प्लेस करते हैं। तो m1 अपॉन m2, n1 तो है n1, n2 की वैल्यू कितनी है? n1 बाई 2। चलो ये समस्या खत्म। फिर आता है r1। r1 क्या हो गया भाई? पहले वाले का डायमीटर था d बाई 2, रेडियस r2 में था 2d, 2d बाई 2 होल स्क्वायर, राइट। सिंपली करते हैं इसको, कितना आएगा देखो, n1 से n1 कटा, यहाँ तो बचा 2, मल्टीप्लाई d से d कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4, मीन्स 1 बाई 2। ये होगा इनके डायपोल मोमेंट का रेशियो। बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त, शानदार शानदार। नोट करिए। इसके बाद एक नया क्वेश्चन आपके सामने आया। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, दो सर्कुलर लूप दिए हुए हैं, राइट। उन सर्कुलर लूप की एक एक्सिस दी हुई है, और वहां पे कहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालो। दोनों में सेम करंट पास कर रहा है, सेम दोनों का रेडियस है। तो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब हम सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं, उस सर्कुलर कॉइल की एक्सल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे? म्यू नॉट एन आई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। तो जो नीचे वाली कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट कर रही है? ऊपर देखो, लिखा भी पड़ा है साफ साफ। एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड B1 की फॉर्म में जनरेट कर रही है, एक कॉइल B2 की फॉर्म में। इसकी तो डायरेक्शन करंट की अलग है, इसलिए ये इनवर्ड ले रही है। इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए आउटवर्ड ले रही है। बीच में एंगल कितना बन रहा है दोनों के? 90। और इंटरेस्टिंग बात, जो आपका B1 होगा और जो आपका B2 होगा वो सेम आएगा। कितना आएगा? एक्स आर सब कुछ एज इट इज। बट अब ये 90 के एंगल पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर है। क्या फॉर्मूला होगा एंड्रूड में? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, सपोज B मान लेते हैं दोनों की वैल्यू को, यानी इस पूरे को मैं मान लेता हूँ सपोज, क्या मान लूँ जेड मान लेता हूँ सपोज दोनों को। तो जेड स्क्वायर कितना हो गया? 2z स्क्वायर, मतलब z√2। कहानी खत्म। और z की वैल्यू क्या है? ये रही आपके सामने, म्यू नॉट एन आई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 √2, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तो आता है बीच से। एकदम हलवा क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत आते हैं तो इसलिए ध्यान से करना, राइट। बस ध्यान रखना कि एक्सल लाइन से बाहर मैग्नेटिक फील्ड आउट, एक्सल लाइन से बाहर मैग्नेटिक फील्ड आउट, ये इसका कॉन्सेप्ट था। बढ़िया, कुछ और बचा नहीं, चलो गुड। तो फाइनली बच्चों आज हमने भी पूरी पावर के साथ अपना ये वाला चैप्टर भी टाइमली फिनिश किया, जिसका नाम था मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, और ढेर सारे इसके न्यूमेरिकल करें। होप सो मज़ा भी आया होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों के कोई भी सजेशन हो या कोई भी कमेंट्स हो, प्लीज़ आप हमें भेजें, और वो कमेंट्स पॉजिटिव हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि औरों को भी पॉजिटिव अप्रोच चाहिए, राइट। लाइफ में एक बात हमेशा ध्यान रखना, दुनिया हमेशा आपकी डिसेबिलिटी देखने की कोशिश करेगी, आप कहाँ कमज़ोर हो। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो हमेशा उस डिसेबिलिटी को नहीं, अपने अंदर की एबिलिटी को देखना, वो आपको सक्सेसफुल बनाएगी, उसके भरोसे आप आगे चल सकते हो, राइट। वरना दुनिया के भरोसे चले तो वो तो चलने नहीं देगी। कौन चाहेगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओ भाई, राइट। वन मोर थिंग, लाइफ आसान नहीं होती, ये तो तुमको भी पता है, लाइफ को आसान बनाना पड़ता है।